एनिम की शुरुआत नाओफुमी से होती है, जो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और अपना ज्यादातर वक्त घर पर अकेले बिताता है, या तो किताबें पढ़ता है या एनिम देखता है। एक आम दिन उसने बाहर जाने का फैसला किया ताकि कुछ नई किताबें खरीद सके। शेल्फ्स देख रहा था, तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जो उसे बहुत दिलचस्प लगी। उसने उसे खोला और पाया कि उसमें हीरोज के बारे में लिखा था, शील्ड हीरो, स्वॉर्ड हीरो, स्पीयर हीरो और बो हीरो। कहानी ने उसे बहुत फैसिनेट किया। वो किताब के पन्ने पलटता रहा, ये सोचते हुए कि उसे खरीदना चाहिए या नहीं, और आखिरकार उसने उसे खरीद लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ा, किताब अचानक तेजी से चमकने लगी और एक पाल में नाओफुमी अपने आप को एक दूसरी दुनिया में पाया। उसके आसपास लोग हाथ में हथियार लिए खड़े थे और कुछ तो जापान से आते लगते थे, जबकि दूसरे इस अजीब नई दुनिया के लगते थे। फिर एक आदमी आया और उन्हें बताया कि उन्हें दूसरी दुनिया से बुलाया गया है ताकि इस दुनिया की रक्षा कर सके। उस आदमी ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले उन्हें राजा से मिलना होगा। तो वो सब महल गए। राजा ने उनका स्वागत किया और हर एक से अपना परिचय डीन को कहा। स्वॉर्ड हीरो ने अपना नाम रेन बताया, स्पीयर हीरो ने मोटो यशु और बो हीरो ने इत्सुकी। जब नाओफुमी की बारी आई तो राजा ने उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जब तक नाओफुमी ने उसे याद नहीं दिलाया कि वो अभी तक नहीं बोला। राजा ने माफी मांगी, लेकिन फिर भी उसे बहुत कम दिक्कत दी। उसके बाद राजा ने उन्हें उस दुनिया के बारे में समझाया जिसमें वो थे। ये उनकी असली दुनिया जैसी नहीं थी। यहाँ जादुई शक्तियां और राक्षस थे। क्योंकि उनके पास लेजेंडरी हथियार थे, इसलिए अब वो इस दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से थे। फिर राजा ने संकट के बारे में बताया। हर कुछ वक्त के बाद अचानक बिना किसी चेतावनी के राक्षसों की लहरें आती थी। हर देश के पास एक घंटा था जो बताता था कि अगली लहर कब आएगी ताकि सैनिक तैयार हो सके। लेकिन पिछली लड़ाई में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए इन हीरोज को बुलाया गया था। राजा ने वादा किया कि हर लहर की जीत पर वो उन्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे, इतना कि वो राजाओं की तरह जी सके। फिर एक मंत्री ने समझाया कि वो साथ में ट्रेनिंग नहीं कर सकते क्योंकि उनके हथियार एक दूसरे के पास आने पर कमजोर पड़ जाते हैं। तो हर हीरो को अकेले काम करना होगा। अपनी ताकत दिखाने के लिए उन्होंने अपनी शक्तियां जगाई, लेकिन शुरुआत में सब बहुत कमजोर थे। वो सब मान गए कि ट्रेनिंग करेंगे और शुरू करने से पहले आराम करेंगे। अगले दिन उन्हें फिर से इकट्ठा किया गया, इस बार उन सैनिकों से मिलने के लिए जो उनकी टोली में शामिल होंगे। लेकिन जहां 3 दूसरे हीरोज को जल्दी से चुना गया, वहां कोई भी नाओफुमी के साथ जाना नहीं चाहता था। शर्मिंदा होकर उसने सोचा कि क्या वो अकेला रह जाएगा। फिर अचानक एक सुंदर लड़की आगे आई और अपनी मर्जी से यूज ज्वाइन करने की बात की। बाकी लोग भले ही जलते दिखे, लेकिन नाओफुमी राहत महल और खुश था कि कोई उसके साथ है। राजा ने हर हीरो को अपना सफर शुरू करने के लिए पैसे दिए। नाओफुमी लड़की के साथ एक दुकान पर हथियार खरीदने गया। उसने एक तलवार खरीदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, हथियार ने उसे बिजली का झटका दिया, जिसे पता चला कि वो सिर्फ अपनी शील्ड के अलावा कुछ भी नहीं पहन सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसी दूसरे अपने हथियार हाई यूज कर सकते थे, नाओफुमी सिर्फ अपनी शील्ड तक सीमित था। परेशान तो था, फिर भी उसने कुछ जरिया खरीदा और कमजोर राक्षसों को मारने के लिए बाहर निकला। शुरुआत में वो सबसे कमजोर राक्षसों को भी कैटमुक्ति से नहीं मार पाता था, लेकिन वो कोशिश करता रहा और आखिरकार उन्हें मार दिया और पता चला कि उसकी शील्ड राक्षसों की चीजें सोख कर और मजबूत हो सकती है। उत्साहित होकर वो लड़ता रहा जब लड़की ने सुझाव दिया कि वो उसकी मदद कर सकती है अगर वो उसके लिए तलवार और जरिया खरीदे अपने खर्चे पर। नाओफुमी खुशी से मान गया और उसने उसके लिए महंगा सामान खरीदा, हालांकि वो खर्चे की चिंता में था। उस रात वो ताक मगर संतुष्ट घर लौट आया, पैसे गिने और सो गया। अगले दिन अपना सफर जारी रखने के लिए तैयार था। लेकिन अगली सुबह जब वो उठे तो उसके सारे पैसे और सामान गायब थे। हैरान होकर वो लड़की को ढूंढने लगा, चिंतित कि कहीं उसे चोट ना लगी हो। लेकिन उसकी जगह सिपाही आए और उसे घसीटते हुए राजा के सामने ले गए। स्पीयर हीरो के पीछे खड़ी होकर उसने डाल का नाटक किया और नाओफुमी पर हमले का आरोप लगाया। सिपाहियों ने सोचा हुआ सबूत पेश किया और भीड़ ने तुरंत उसकी झूठी बातों पर यकीन कर लिया। नाओफुमी हैरान रह गया। सब कुछ शुरुआत से ही एक स्पीयर हीरो ने उसे नफरत भरी नजर से घूरा। राजा ने उसे धिक्करा और लोगों ने उसे लानत दी। नाओफुमी के सीने में गुस्सा और हार का एहसास भर गया। सिर्फ इसलिए नफरत की गई क्योंकि वो शील्ड हीरो था, कमजोर होने की वजह से थाकर आया और धोखा खाया। वो अचानक एक जोर से फूट पड़ा, पहरेदारों को धकेलते हुए और गुस्से में महल से बाहर निकल गया। पास कोई पैसे नहीं बचे थे, लेकिन हथियार की दुकान के मालिक ने उसकी आंखों में आग देखकर खामोशी से उसे एक चादर दे दी ताकि वो खाली हाथ ना रहा जाए। अकेला और टूटा हुआ नाओफुमी जंगल में भटकता रहा, अपना गुस्सा राक्षसों पर निकालता रहा और सिर्फ जिंदा रहने के लिए उनके बचे खुचे हिस्से बेचता रहा। लेकिन अफवाहों की वजह से कस्बों के लोग यूज जोर भगाते थे, जिसे उसे उनसे सीधे सौदा करने के लिए धमकी का सहारा लेना पड़ता। जंगल में उसने हर्ब्स को शील्ड के रत्ना में डालने की कोशिश की, और हैरानी की बात यह थी कि शील्ड ने उन्हें सोख लिया और रात की शील्ड में बादल गई जिसमें हर्ब्स को ताकत दीन की शक्ति थी। खुश होकर वो तैयार की गई हर्ब्स को अपोथेकरी के पास ले गया पैसे कमाने के लिए, फिर खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गया। लेकिन 3 गुंडी आए और उसे ताने मारने लगे। नाओफुमी ने उन्हें एक अंधेरी गली में खींचा और जब उन्होंने हमला किया उसने अपनी शील्ड उठाई। एक चमकीली रोशनी फूट पड़ी उन्हें हवाई में उछालते हुए, और ठीक जब उसने सोचा कि उसने थोड़ी ताकत हासिल कर ली है, नाओफुमी, जो अब भी सिर्फ बचाव की ताकत रखने के कारण परेशान था और हमला करने की कोई ताकत नहीं थी, को अचानक एक रहस्यमयी बूढ़े ने बताया कि वो उसे एक गुलाम खरीदने की सुझाव दे सकता है ताकि वो अपनी तकलीफ की कमी पूरी कर सके, ये समझाते हुए कि गुलाम कभी अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करते क्योंकि उनके जिस्म पर भारी श्राप खुदे होते हैं।
अपनी खराब आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नाफुमी ने अपनी साथी के रूप में एक कमजोर देनीनुमान लड़की को चुना ताकि अपने सफर का अगला दौर शुरू कर सके। लड़की के जिस्म पर गुलाम की निशानी लगाई गई और ठीक जब नाफुमी को लगा कि उसका सफर निराशा में खत्म होगा क्योंकि राक्षस उसके कंधे को दांत से काट रहे थे, बूढ़े ने रफालिया पर श्राप की निशानी खत्म की और नाफुमी के सिस्टम पैनल ने तुरंत उसे साथी के रूप में उसकी खूबियां दिखाई। बिना वक्त गवाए वो रफालिया को हथियारों की दुकान ले गया ताकि उसके लिए माता पिता हथियार मिल सके। जब वो कपड़े पहने उसने उसके सामने एक बलून राक्षस पेश किया जो अभी भी उसे दांत मार रहा था और उसे हमला करने का हुक्म दिया, लेकिन वो कांटी गई दार के मारे और हिल नहीं पाई। गुलाम की निशानी का असर होने लगा, उससे दबाने लगा जब तक उसकी हिम्मत से उसने आखिरकार अपनी तलवार आगे की। बलून फाटा और दोनों को एक्सपीरियंस पॉइंट्स माइंड। बाद में नाफुमी यूज रेस्टोरेंट ले गया और उसने बच्चे के खाने का ऑर्डर दिया, यूज खाते हुए देखा और फिर उसे खेत में ले गया। वहां उसने राक्षस पकड़े और उसे हमला करने पे लगाया। यूज 2.5 घंटे की ट्रेनिंग दी जब तक उसने खुद नई काबिलियतें अनलॉक की और लेवल अप किया। जब उसने उसे बताया कि वो शील्ड हीरो है तो उसे अपने माँ बाप की कई बातें याद आई और नाफुमी उसकी उदासी देखकर एक नई अनलॉक स्किल से उसकी बीमारी का इलाज करने के लिए दवाई बनाई। उस रात जब वो अलग से कैंप के पास जादी बुतिया पीस रहा था, रफालिया सो गई, लेकिन उसका चेहरा एक बुरे सपने में तकलीफ में था जिसमें उसके माँ बाप को एक 300 व्हेल राक्षस ने खाया। नाफुमी ने उसे अपने करीब लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा ताकि वो शांत हो जाए। सुबह होते ही उसने अपनी तैयार की हुई हर्ब्स को अपोथेकरी के पास बेचा और बाहर रफालिया को 2 बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखा। उसने पूछा कि क्या उसे खाना चाहिए और हालांकि उसने ना कहा, उसकी हिलती हुई पूंछ ने उसकी ख्वाहिश जाहिर कर दी। तो उसने उसके लिए खरीदा और वादा किया कि जब वो आजाद होगी तो खेल सकेगी। वापस सराय में उसने फिर से पकड़े राक्षसों से मालिक को सही सौदा करने पर दबाया। दिन बीए दिन नाफुमी ने रफालिया का बहुत ध्यान रखा, उसके लिए मिठाइयां खरीदता, उसके बाल काटा, उससे लड़ाई के हुनर सिखाता और वो धीरे धीरे ज्यादा हिम्मत वाली होती गई। एक दिन जब एक राक्षस खरगोश उसकी तरफ उछला, नाफुमी उसके आगे आ गया और उसे उससे निपटने को कहा। वो रुक गई, खून से डरते हुए, और श्राप तकलीफ से जलने लगा जब तक उसने सख्त लफ्जों में कहा कि अगर वो नहीं लड़ेगी तो चली जाए। सर झुकते हुए रफालिया ने आखिरकार अपनी तलवार भुएं के दी, खरगोश को खून के छिंटकों के साथ मार दिया और दोनों को एक्सपीरियंस मिला। ये जानते हुए कि उसे मजबूत हथियारों की जरूरत है, नाफुमी उसे वापस हथियारों की दुकान ले गया जहां मालिक ने सुझाव दिया कि वो एक गुफा से सामान खोद कर निकाले। खतरे को जानते हुए नाफुमी ने नई शील्ड के रूप अनलॉक करके तैयारी की, रोक शील्ड जो बंधन की रस्सी मार सकती थी और ऑरा शील्ड जो ऊर्जा उछालने में सक्षम थी। साथ में वो गुफा में घुसे। नाफुमी पत्थरों को तोड़ता रहा जब तक रफालिया एक दूसरा व्हेल नाग के कुत्ते के आने पर दार के मारे रुक गई। वो एक दहाड़ के साथ आगे बढ़ा और नाफुमी ने उसे पकड़कर नदी के पानी में छलांग मार दी। उसने रोप शील्ड इस्तेमाल की और उन्हें वापस किनारे खींचा जहां रफालिया ने आंसुओं के साथ खुलासा किया कि इस राक्षस ने उसके माँ बाप को खाया था। ऊपर चढ़कर उन्होंने देखा कि राक्षस लेवल 15 का था। नाफुमी ने उसे मौका मिलने पर हमला करने का हुक्म दिया। वो आगे बढ़ा, एक सर को अपनी शील्ड से रोका, लेकिन दूसरे सर ने उसके कंधे में दांत मार दिया और रफालिया को हमला करने के लिए चिल्लाया। वो कांपी, श्राप उसे जलाने लगा क्योंकि दार ने उसे अपनी जिराफ में ले लिया। तो नाफुमी ने उसे भाग जाने और जिंदा रहने को कहा। रोथ्यू अपना माजी याद करते हुए उनके साथ बिताए दिन और उसे खोने के डर से रफालिया ने हिम्मत पकाई और आगे बढ़ी, अपनी तलवार राक्षस में भुएं के दी। जब राक्षस उसे कुचलने लगा, नाफुमी ने ऑरा शील्ड उठाई, उसके वार को रोका और रफालिया ने आखिरी वार कर दिया। तब से शहर में लोग उसकी खूबसूरती की तरफ ध्यान देने लगे और उसकी मौजूदगी अक्सर एक्स्ट्रा मेहरबानियां दिलवा देती, यहाँ तक कि दूसरों की नजर भी उस पर पड़ती जैसे स्पियर हीरो जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। इसी बीच नाफुमी लेवलिंग करता रहा, नई राक्षस की चीजें सोखता रहा और इतनी सारी स्किल्स अनलॉक करता रहा कि मुश्किल से ही वो उनका हिसाब रख पाता। हालांकि उसकी लापरवाही ने एक बार उसे जख्मी कर दिया। इसे सीखते हुए उसने ऐसे खतरों से मुकाबला करने के लिए पेनफुल शील्ड बनाई और रफालिया की तलवार के वारों के साथ वो बढ़ते रहे। उसका लेवल 18 तक पहुंच गया। बिना जाने वो एक छोटी बच्ची से एक नौजवान लड़की में बदल गई और जब वो हथियारों की दुकान वापस लौटन, उसका हौसला ज़ाहिर था। उसने जिद से दुकान के मालिक से छूट मांगी और नाफुमी के लिए बेहतर जरिया मांगा, उसके लिए एक नया सेट तैयार करवाया। वहां उन्होंने चर्च में ड्रैगन आगलास के बारे में भी सुना जो अगली लहर के आने की भविष्यवाणी करता था। तैयारी के लिए नाफुमी और रफालिया चर्च गए। बेड आगलास के सामने नाफुमी की शील्ड ने रोशनी की एक किरण उड़ेली जिसने लहर का सही वक्त जाहिर कर दिया। उसी वक्त 3 दूसरे हीरो भी आ गए। वो बुरी खान को देखते ही नाफुमी का चेहरा तला पैट गया और वो जाने के लिए मुड़ा। स्पियर हीरो लालची और घमंडी ने रफालिया का हाथ पकड़ा और उसकी रक्षा करने का वादा किया, लेकिन उसने उसे झटके से छुड़ाया, कहते हुए कि वो नाफुमी के साथ लड़ेगी। बिना हिचकिचाए नाफुमी ने उसे अपने करीब खींचा, खामोशी में उनके पास से गुजरा और चर्च छोड़ दिया। उस रात जब वो खामोशी से जादी बुतिया पीस रहा था, रफालिया ने धीरे धीरे उसका दर्द समझा और पास बैठ गई जब तक कि सुबह नहीं हो गई, जब उसने आखिरकार उसकी आंखों में देखा और वो बात कही जो वो अंदर से कह ना पाई थी। जैसे ही रफालिया ने वो अल्फाज कहे जो वो अंदर दबाए हुए थी, आगलास की आखिरी रेड गिरी और उनके ऊपर आसमान नीले से एक डरावनी लाल रंग में बादल गया। एक पाल में नाफुमी और रफालिया लहर के शुरू होने की जगह पहुंचा दिए गए। ऊपर देखा तो काउंटलेस राक्षस बारिश की तरह आसमान से बरसने लगे। नाफुमी 3 दूसरे हीरो से मिलने के लिए आगे बढ़ने वाला था कि रफालिया ने पास के एक गांव को खतरे में देखा। साम्राज्य के सिपाहियों के सिग्नल फ्लेयर्स कहीं और इकट्ठे हो रहे थे। देखकर नाफुमी ने भारी मन से समझा कि सिपाहियों का गांव वालों की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं था।
बिना देरी किए उसने रफालिया को पकड़ा और गांव की तरफ दौड़ ठीक जब एक हड्डियाल सिपाही एक गांव वाले पर अपनी तलवार गिरने वाला था, नाफुमी ने अपनी शील्ड उठाई, वार रोका जबकि रफालिया ने तेजी से पैलथा मार किया जो राक्षस को काट गिरा और गांव वालों को भागने की गुजारिश की। राक्षसों की भीड़ और बेचैन आवाजों का सामना करते हुए नाफुमी ने अपनी मुट्ठी भांजी और खुद को लड़ाई में झोंक दिया, राक्षसों की नफरत अपनी तरफ खींची। कमजोर लोगों को बचाने के लिए अपनी ऑरा शील्ड और ऑटन और बच्चों की हिफाजत के लिए अपनी प्रिजन शील्ड इस्तेमाल करते हुए वो जलती गालियों में भागता रहा। एक जायरेट ह्यू मकान के नीचे से फिजौल ह्यू पता लगाया कि झुंड में रहने वाले तताया जैसे राक्षस आग से डरते हैं। एक मशाल नोचते हुए वो अपनी भागती हुई कोशिश जारी रखी, राक्षसों को दूर ले जाता रहा। इसी बीच रफालिया कई गांव वालों को पहले ही सुरक्षित जगह ले जा चुकी थी, लेकिन नाफुमी जानता था कि ये भागना ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। एक ही वक्त में सारे राक्षसों को इकट्ठा करने के लिए वो एक ऊंची मीनार पर चढ़ा, तब तक घंटा बजाता रहा जब तक उसकी आवाज ने राक्षसों को नहीं खींचा, फिर पूरी ऊंचाई पर टेल बिखर दिया। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी मशाल गिराई, अपनी रोप शील्ड से गिरना तोड़ते हुए मीनार से नीचे छलांग मार दी और उसके पीछे मीनार आग में धड़क कर गिर पड़ा, दुश्मनों को एक जलते नाक में इकट्ठा करते हुए। जिमजमेट गिरे ने रफालिया को वापस भागते हुए लाया, साथ एक गांव वाले की आवाज भी आई जो जिद करता रहा कि वो भी लड़ेंगे क्योंकि ये उनका घर था। अचानक एक बड़े राक्षस ने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया, नाफुमी को जोर से रोकने पर मजबूर किया क्योंकि धक्के ने उसे पीछे धकेला। उसकी बाह बेट दी गई, लेकिन उसने अपना गुस्सा गांव वालों पर निकाला। नाफुमी खाली हाथों के साथ हथियार को अपनी हथेली से रोका, उससे वापस थामते हुए और उन्हें भाग जाने की चीख मारी जब तक रफालिया एक तेज तलवार की हार के साथ नहीं आ गई और साथ में उन्होंने उस राक्षस को गिरा दिया। फिर भी राक्षस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। तब तही से आग के उल्के बरसने लगे। साम्राज्य के सिपाहियों ने एक लापरवाह हमला किया था जो सबको खतरे में डाल रहा था। रफालिया को कसकर पकड़ते हुए नाफुमी ने अपनी शील्ड उठाई ताकि उन्हें आग से बचा सके। जब सिपाही उसे इतना मजबूत देखकर ताने मारने लगे, गुस्से में रफालिया ने पैलथा मारा, उसका टिया रोका गया और जब वो उनसे बहस करती रही, नाफुमी ने अंधेरों में मुस्कुराया क्योंकि एक देवकाई राक्षस घमंडी सिपाही के पीछे प्रकट हुआ। जब वो उसे मारने के लिए झुका, नाफुमी फिर भी उसे बचाने के लिए आगे आया, अपनी शील्ड से रोक किया और रफालिया को राक्षस खत्म करने दिया। उसने सिपाहियों से कहा कि वो दोबारा इकट्ठा होकर कतार बनाए जबकि वो और रफालिया वक्त खरीदे, लेकिन जिस सिपाही को उसने अभी बचाया था उसने उन्हें छोड़कर भागने की कोशिश की। उसी वक्त एक सच्चे सिपाही ने आवाज लगाई, दूसरों को रुकने और लड़ने के लिए पुकारा और उन्होंने भारी कतारों में भीड़ से टकराने के लिए मिला। इसी बीच 3 दूसरे हीरोज लहर के बॉस के साथ मुकाबले में फंसे युद्ध और आखिरकार उसकी हार के साथ लाल आसमान फिर से नीले रंग में बादल गया। गांव वाले अपने बचने की खुशी मना रहे थे। रफालिया ने नाफुमी को सराहना भरी नजर से देखा, लेकिन कुछ ही देर बाद साम्राज्य ने जश्न मनाने के लिए एक बड़ा बैंक्वेट रखा। बड़े दरबार में हंसी की गूंज थी, प्याले उठाए युद्ध जबकि नाफुमी एक खिड़की के पास अकेला बैठा था, अलग थलग। रफालिया भीड़ में से उसके लिए शराब का एक प्याला लेकर आ रही थी, तभी स्पीयर हीरो की नजर उस पर पड़ी जिसने यूज ग्रीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन माइन ने उसे वापस खींचा, उसके कण में जहर भरी बातें करते हुए। रफालिया आखिरकार नाफुमी तक पहुंची, यूज आस पास के स्वादिष्ट खाने को ट्राई करने की हिम्मत देते हुए, लेकिन उसने उसे ठंडे लहजे में ना कर दिया। बिना हिचकिचाए उसने एक पीस केक उठाई और प्यार से उसे उसके मुंह में दे दिया। स्पीयर हीरो ने ये देखा और जलन से जलने लगा, अपना दस्ताना फाड़ा और नाफुमी के पैरों में फांका, अपना हथियार तानकर द्वान युद्ध की मांग करता रहा। नाफुमी ने एक थाकी हुई सांस ली और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन सीढ़ियों पर सिपाहियों ने उसे रोका और राजा खुद आगे आया और द्वान को आधिकारिक घोषित कर दिया। शर्ती थी रफालिया की आजादी। माइन की शैतानी प्रेरणा पर दरबार में सबका यकीन था कि नाफुमी ने रफालिया को उसकी मर्जी के खिलाफ गुलाम बनाया हुआ था और इसलिए उसकी खातिर यूजे द्वान कबूल करना पड़ा। बेट चौक में दरवाजे खुले और द्वान शुरू हुआ। नाफुमी ने अपनी शील्ड को क्रिस्टल मोड में बदला, अपनी सुरक्षा मजबूत की जबकि स्पीयर हीरो ने अपना हथियार एक अंधेरी वॉरैक्स में बदला और दौड़ा। नाफुमी ने एक के बाद एक बार को टोल थ्यू शांता से कहा कि अगर सबसे मजबूत भला उसकी शील्ड नहीं भेज सकता तो जीत पहले से ही उसकी है। गुस्से में आग भुगते हुए स्पीयर हीरो पीछे हटा और अपना बैराज थ्रस्ट चलाया। एक मुसलसल भालों की बारिश इतनी तेज थी कि नाफुमी पूरी तरह रोक नहीं पाया। भालों की बारिश ने उसे पीछे धकेला जब तक स्किल ठंडी नहीं हो गई और फिर नाफुमी आगे लपका, अपनी शील्ड से स्पीयर यूजर के पेट में तोक मारा। माइन ने ताने मारे कि वो असली नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक नाफुमी ने अपने चादर के नीचे छुपाए लो लेवल राक्षस ढेर नहीं कर दिए, अपने दुश्मन को घेरना के लिए बाहर आते हुए। वो जानलेवा नहीं था, लेकिन दर्द और रुसवाई का सबब बना, बिल्कुल वैसा ही जैसा नाफुमी चाहता था। जब स्पीयर हीरो डागा खा रहा था, नाफुमी ने अपनी हेलहाउंड शील्ड छोड़ी, एक कुचल दीन वाला बार किया जिसने उसे खून उगलते हुए खांसी करते हुए भेजा, फिर अपनी ऑरा शील्ड बुलाई एक तबाहकुन आग के लिए। उसने राक्षस बाहर फेंके और अपनी प्रिजन शील्ड जगाई, दुश्मन को एक पिंजरे में बंद करके पिटवाया। ठीक जब नाफुमी खात्मा करने की तैयारी कर रहा था, राक्षसों की धमकी दे रहा था, अचानक एक जादू का बार उसे आया। वो लड़ा खड़ा, पीछे से मारा गया। माइन ने छुपकर हमला किया था। धुंध में नाफुमी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन स्पीयर हीरो ताजा और स्किल्स कूलडाउन के बाद आगे बढ़ा और अपना आखिरी लाइटनिंग स्पीयर चलाया। नीली बिजली नाफुमी के जिस्म से गुजरी, यूज जमीन पर फाइन दिया। स्पीयर हीरो ने अपना हथियार उठाई, जीत का दावा किया, लेकिन नाफुमी ने खुद को उठाने पर मजबूर किया, लहू से लथपथ और टूटा हुआ, उन पर धोखा करने का इल्जाम लगाया, एक द्वान को मजाक में बदलने का। राजा ने उसकी पुकरे नजरअंदाज कर दी, स्पीयर हीरो को विजेता घोषित कर दिया। माइन अपने साथी की तरफ दौड़ी, यूज सबके सामने किस किया, नाफुमी की कमजोरी पर जहर उगलता रहा।
फिर कष्ट से भरी मुस्कान के साथ राजा ने स्पिया हीरो की तारीफ की और सच ज़ाहिर किया कि माइन कोई आम एडवेंचरर नहीं थी, बल्कि उसकी बेटी थी, साम्राज्य की राजकुमारी। ये खुलासा नाफुमी को पाल भर के लिए थम गया, उसका जहां हर झूठे मेहरबानी, हर चाल, हर धोखे की तरफ वापस दौड़ा जब तक एक जालिम तस्वीर साफ नहीं हो गई। इस साम्राज्य ने उसे शुरुआत से ही इंसाफ करने की कोशिश की थी। जो कुछ हुआ था, झूठ, मंच पार की गई लड़ाई, रुसवाई, सब कुछ एक साजिश का हिस्सा था जो राजा और माइन ने साथ मिला के बुनी थी। नाफुमी की शील्ड काले धुएं से उस करने लगी जैसे गुस्से ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जबकि रफालिया एक जादूगर के अभिशाप से जगदी हुई उसके सामने खींची गई। जालिम जादू के असर में उसकी स्टेटस इंटरफेस से गायब हो गई, जैसे वो हमेशा के लिए मिटाई जाने वाली हो। नाराशा में नाफुमी ने जमीन पर मुक्का मारा, नफरत में अपनी शील्ड फेंक दी, लेकिन अभिशपित हथियार हमेशा उसकी गिरफ्त में वापस आ जाता। माइन ने फतह के जोश में मुस्कुराई, लेकिन रफालिया थोड़ी देर के लिए आजाद होकर मोटो यशु को एक जहरीला थापर मारा और हिम्मत से नाफुमी का बचाव किया, एक एक करके उसकी हर मेहरबानी और हिफाजत गिनाते हुए जो उसने उसे दी थी। जब माइन ने उसके अल्फाज को तोड़ना चाहा, वो हीरो इत्सुकी और स्वॉर्ड हीरो रेन आगे आए, खुलासा करते हुए कि युद्धभूमि पर सीलिंग मैजिक पकड़ी गई थी। माइन ने दलील दीन की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे काट दिया, ज़ाहिर करते हुए कि राजा ने गवाहों को छुप कराया था। अब भी श्राप की आगों में घिरा हुआ नाफुमी अपनी शील्ड के अंधेरों से लड़ रहा था, लेकिन रफालिया ने हाथ बढ़ाई, उसका हाथ थामा, उनके साथ बिताए पाल याद दिलाए। उसके आगोश ने उसका गुस्सा ठंड किया और श्राप की आग और काले निशान धीरे धीरे मिट गए। उसके पहले कहे अल्फाज याद करके नाफुमी ने अपना गुस्सा छोड़ दिया और उसके बाहों में धंस गया।